वेरी गुड मॉर्निंग। टाइम्स टर्न अप भारत पर फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ पे और फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में लेकर आए हैं हम देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो हर एक खबर के ऊपर रहेगी हमारी नजर। मनोरंजन जगत से लेकर स्पोर्ट्स जगत की हलचल आपको बताएंगे। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बात करते हैं दिल्ली में हुए जंतर मंतर के प्रोटेस्ट की, जो कि खत्म तो हो चुका है, लेकिन गृह मंत्रालय से लेकर दिल्ली पुलिस के दफ्तर तक अभी भी हलचल जारी है। बीते दिन की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह ने गृह सचिव और साथ में जो आईबी चीफ है उनके साथ में बहुत देर तक मुलाकात करी। जानकारी के मुताबिक 40 मिनट तक ये मुलाकात चली है। क्या कुछ रिपोर्ट में सामने आया, आपको दिखाते हैं। दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन खत्म होने के बाद भी दिल्ली में हलचल तेज है। हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन गृह मंत्रालय में और दिल्ली पुलिस में बैठकों का दौर जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने गृह सचिव गोविंद मोहन और आईबी चीफ महेश दीक्षित के साथ लंबी चर्चा की। ये मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली। सूत्रों के मुताबिक मौजूदा हालात और सुरक्षा व्यवस्था पर बातचीत हुई। विपक्ष पैलेट गन मामले पर सरकार को लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सीआरपीएफ सूत्रों ने दावा किया है कि प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन चलने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। 20 जुलाई से लेकर 24 जुलाई के बीच दिल्ली के जंतर मंतर और उसके आसपास जो प्रदर्शन हुए, उनमें से कई प्रदर्शनकारी के बारे में दिल्ली पुलिस आदतन अपराधी होने का दावा कर रही है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इनकी क्राइम हिस्ट्री में 1 से ज्यादा केस हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने हार्डकोर क्रिमिनल और संदिग्धों की पहचान का भी दावा किया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक 2873 लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड को खंगाला गया, जिसमें से 989 का नाम क्राइम रिकॉर्ड में पाया गया। इस भीड़ में 101 लोग हत्या के आरोपी शामिल थे। 62 हत्या की कोशिश, 284 डकैती और लूट, 61 रेप, 6 पॉक्सो के आरोपी, 25 महिलाओं से छेड़छाड़, 229 आर्म्स एक्ट, 135 झपटमारी, 19 किडनैपिंग और 67 आरोपी एनडीपीएस एक्ट से जुड़े मामलों में अदालतों के चक्कर काट चुके हैं। ऐसे 400 से अधिक हैंडल्स की अब तक पहचान कर ली गई है और उन्हें एआई जनरेटेड कंटेंट, डीफेक वीडियो, एडिटेड तस्वीरें और प्रदर्शन से जुड़ी अन्य झूठी सामग्री फैलाने के कारण ब्लॉक किया गया है। दिल्ली समेत देश की सुरक्षा व्यवस्था की दिल्ली पुलिस की बैठक तो अहम थी ही, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी समीक्षा बैठक बुलाई थी। कुल मिलाकर सरकार हर मोर्चे पर स्थिति को पूरी तरह काबू में रखना चाहती है, ताकि आगे किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट तो खत्म हो गया, जिसके बाद में अब कई लोग ये कह रहे थे कि कॉकरोचेस की डिमांड पूरी हो गई है, वो दोबारा प्रदर्शन नहीं करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि 48 घंटे के अंदर 2 बार फिर से सड़क पर कॉकरोचेस के उतरने की बात सीजेपी के द्वारा दोहराई गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसा क्यों सीजेपी ने कहा है, और जो समझौता सरकार और सीजेपी के बीच में हुआ है, क्या वो बरकरार है? सीजेपी ने 48 घंटे में केंद्र सरकार को 2 बार आंदोलन की चेतावनी दी है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने एक्स पर लिखा, छात्रों पर कार्रवाई नहीं रुकी तो जल्द बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन किया जाएगा। सरकार तुरंत छात्रों पर टारगेटेड कार्रवाई को रोके। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने एक्स पर लिखा, आश्वासनों की समय सीमा मंगलवार को खत्म हो रही है। एफआईआर वापसी पर सरकार से अभी तक लिखित में आश्वासन नहीं है। अगर सरकार वादे को नहीं निभाती तो एक बार फिर से छात्रों के समर्थन में देशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। आशुतोष रांका ने ऐलान किया है कि प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई नहीं रुकी और गिरफ्तार छात्रों को राहत नहीं मिली तो वो फिर से आंदोलन शुरू करेंगे। If all the protesters are not released and FIRs are not withdrawn soon, we'll be forced to do another sit-in protest here in Delhi. इस मामले में सुनवाई कर रहे शीर्ष अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बड़ी टिप्पणी की है। मामले की सुनवाई कर रहे भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने राज्यों को निर्देश दिया है कि बिना किसी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले 18 साल से कम उम्र के नाबालिगों को तुरंत रिहा किया जाए।
अदालत ने यह भी आदेश दिया कि किसी भी छात्र पर फिलहाल कोई दंडात्मक कार्रवाई ना की जाए और विरोध प्रदर्शनों से जुड़े सभी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जाए। संसद से लेकर सड़क तक, पुलिस से लेकर प्रशासन तक, दिल्ली में हुए प्रदर्शन और प्रदर्शनकारी छात्रों की डिमांड को लेकर एक्शन में हैं। देखिए आगे आगे होता है क्या। दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में हुए छात्रों के आंदोलन से जो हलचल शुरू हुई थी वो अब भी जारी है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां छात्रों के खिलाफ हुई हिंसा को लेकर अब इसे बड़ा मुद्दा बना रही हैं। चाहे कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या फिर अन्य विपक्षी दल हो, सभी सरकार के ऊपर कैसे हमलावर हैं, आपको जानकारी देते हैं हमारी रिपोर्ट में। दिल्ली समेत देश भर में छात्रों के आंदोलन पर सियासत हर गुजरते दिन के साथ साथ गर्माती जा रही है। दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दों को विपक्षी पार्टियां जोर शोर से उठा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा जा रहा है। करीब 8 दिनों के लगातार हंगामे के बाद मंगलवार को संसद चली, मगर यहां भी वही राग दिखा। विपक्ष सरकार पर हमलावर रहा। व्यक्ति के चले जाने से नहीं होता है, विचार बदले और जो बनाया हुआ तंत्र वो जब बदलेगा तब जाकर के बच्चों को न्याय मिलेगा। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी केंद्र की मोदी और बिहार की सम्राट सरकार पर निशाना साधा। आतंकवादी कह रहे हैं, गुंडा कह रहे हैं, सबका हिसाब होगा। चंदा चोर जो है, ये जो वोट चोर है, इसका हिसाब करेगी। उधर कांग्रेस भी छात्र प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज और हिंसा को लेकर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि सरकार ने छात्रों पर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई को पुलिस के जरिए अंजाम दिलवाया। पवन खेड़ा ने भी कहा जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा। भारत का संविधान हर व्यक्ति को ये हक देता है कि वो अहिंसात्मक तरीके से अपनी बात रख सके, इकट्ठा हो सके, प्रदर्शन कर सके। पर जब सरकार की तरफ से इतनी बर्बरता से उसको दबाने की कोशिश की जाती है तो ये संसद का उत्तरदायित्व तो बनता है कि उसके ऊपर चर्चा करके उसकी कड़ी निंदा करें। देखिए, हम लोग स्पष्ट तौर पे गृह मंत्री को बार बार आग्रह कर रहे हैं कि आइए सदन में वक्तव्य दीजिए। जिस तरह से पैलेट गन्स चली, जिस तरह से AK-47 का इस्तेमाल हुआ नौजवानों के खिलाफ, उस पर चर्चा करनी पड़ेगी, उस पर वक्तव्य गृह मंत्री को देना पड़ेगा। उधर हमीरपुर से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि परीक्षा में पेपर लीक किसी आतंकवाद से कम नहीं है और मोदी सरकार इस पर काबू पाने के लिए पूरी तरह तैयार है। और अपने देश के युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, इस पेपर लीक की बीमारी का इलाज भी हम करेंगे, मुकम्मल करेंगे, क्योंकि हर मर्ज की दवा हमें मोदी सरकार में ही मिली है। AIMIM प्रमुख ओवैसी ने सदन में सरकार को AI आधारित प्रश्न बैंक बनाने की सलाह दी, जिसमें मानवीय दखल ना हो। ओवैसी ने कहा कि अगर लोग विरोध प्रदर्शन के जरिए नतीजे हासिल करने लगेंगे तो संसद और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर उनका भरोसा कमजोर होगा। रिकमेंडेशन ये है सरकार से कि AI का क्वेश्चन बैंक बनाया जाए जो 1 लाख सवालात पर मुश्तमिल होगा। इसमें कोई ह्यूमन इंटरफेस ना होना चाहिए और NTA का चेयरमैन, DG, सेक्रेटरी, एग्जाम कंट्रोलर, सर्विस IAS क्यों नहीं होता है? और फिर एग्जामिनेशन सेंटर पर मैडम बायोमेट्रिक क्यों फेल होता है? जब बायोमेट्रिक फेल होता है तभी जाकर ये पेपर लीक होता है। वक्त की संपत्तियों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि यहाँ पर लोगों के बंगले दिखाई दे रहे हैं, साथ ही मंदिरों और कॉलेज और जजों के बंगले भी बने हुए हैं। लेकिन रिकॉर्ड्स में जब देखा गया तो ये सभी संपत्तियां वक्फ के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। आखिरकार पूरी खबर क्या है, आपको दिखाते हैं। राजस्थान के जोधपुर में वक्फ संपत्तियों की लिस्ट पर राजनीति गर्मा गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर के अलग अलग भवनों, जमीनों को वक्फ की संपत्ति में दर्ज करने के मामले में संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वक्फ मंत्रालय, राजस्व विभाग और जिला कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगे हैं। वक्फ की जमीनों को लेकर नए कानून के तहत इनका डेटा उम्मीद पोर्टल पर अपलोड कर रहे थे, तब इसका खुलासा हुआ है। जोधपुर के कई प्रमुख धार्मिक, शैक्षणिक और सार्वजनिक स्थलों को वक्फ भूमि के रूप में दर्ज किए जाने के दावे को लेकर जोधपुर में विवाद गहरा गया है।
दावा किया जा रहा है कि गीता भवन, शाह गोवर्धन सिंह कॉलेज, सोहनलाल मणियार स्कूल, 2 न्यायाधीशों के सरकारी बंगले, 4 मंदिर, 2 न्यायाधीश भवन सहित कई आवासीय और व्यवसायिक क्षेत्रों को उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज किया गया है। विवाद के बीच जोधपुर नगर निगम ने भी अपना पक्ष रखा है। नगर निगम का कहना है कि संबंधित खसरा संख्या 482, 485 और 490 की जमीन राजस्व रिकॉर्ड में नगर निगम के नाम दर्ज हैं और निगम की ओर से किसी तरह की एनओसी जारी नहीं की गई है। देखिए, इसमें अभी 2 चीजें हैं। इसमें देखना पड़ेगा कि किस आधार पर वक्फ ने इसको क्या किया है, क्योंकि वक्फ का नया बोर्ड आया है, उसके अंदर 3 लेवल होते हैं, तो उनके पास क्या डॉक्यूमेंटेशन है। हम जल्दी इस जिला अल्पसंख्यक अधिकारी के साथ बैठ कर इस चीज़ को चर्चा करेंगे कि इसमें हुआ कैसे है। अगर इसमें कुछ भी गलती हुई है डेफिनेटली उसको क्लियर करके, क्योंकि जो पुरानी धरोहरें हैं, पुरानी जो संपत्तियां हैं, उन सबका संरक्षण निगम की प्राथमिक जिम्मेदारी है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। जोधपुर के खसरा संख्या 482, 485 और 490 से जुड़ा बताया जा रहा है, जबकि राजस्व रिकॉर्ड में ये खसरे नगर निगम के नाम से दर्ज हैं। जबकि नगर निगम का कहना है कि इस मामले में कोई भी एनओसी नगर निगम द्वारा नहीं दी गई है और ना ही कोई नोटिस उन्हें प्राप्त हुआ है। हालांकि नगर निगम ने जांच जो है वो शुरू कर दी है। अब जरा आप ये भी समझिए कि वक्फ का किसके संपत्ति पर दावा है। टोटल 129 बीघा जमीन, 2 जजों के घर, 4 हिंदू मंदिर, सोहनलाल मणिहार स्कूल, शाह गोवर्धन सिंह कॉलेज। गीता प्रचार मंडल के महामंत्री राजेश लोढ़ा ने बताया कि गीता भवन परिसर 1965 में राजस्थान सरकार के गजट नोटिफिकेशन में गीता प्रचार मंडल के नाम से दर्ज है। खसरा नगर निगम का है, बिना सोचे समझे ये वक्फ में दर्ज कर दिए गए हैं। इस पर वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। बड़ी कोई गवर्नमेंट की कमजोरी नहीं है। हम गीता भवन के सब कागज हैं कि वक्फ बोर्ड में गया कैसे, ये जा ही नहीं सकता, और ये उनकी मिलीभगत है, कुछ नहीं है। हमारे पास सब कागज है, ऐसा कुछ नहीं है, ये फर्जीवाड़े में हुआ है। फिलहाल पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट और उसके बाद होने वाली कानूनी कार्रवाई पर टिकी है। नीट बिल को लेकर संसद में चर्चा के लिए बिल तो पेश कर दिया गया है, लेकिन सरकार का कहना है कि हम तो जवाब देने के लिए तैयार हैं, पर विपक्ष चर्चा ही नहीं कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष यानी कि प्रियंका गांधी के द्वारा एक ऐसा बयान दे दिया गया है जिसके ऊपर लगातार बवाल खड़ा हो गया है। आपको दिखाते हैं कि हुआ क्या है। प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया। लोकसभा में चर्चा हो रही थी नए एंटी पेपर लीक कानून पर, लेकिन कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने नए शिक्षा मंत्री पर ऐसी टिप्पणी की कि बवाल मच गया। प्रियंका गांधी संसद में कुछ ऐसा बोल गईं कि उसे स्पीकर को संसद की कार्यवाही से हटाना पड़ा, एक्सपंज करना पड़ा। प्रियंका ने जो लोकसभा में कहा वो तो हम आपको पूरा नहीं सुना सकते, लेकिन कैसे इस पर प्रहलाद जोशी ने जवाब दिया, ये सुनिए। प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया। प्रियंका जी को ऑथेंटिक करना चाहिए, ऑथेंटिकेट करना चाहिए, और जो मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए। सर ये क्या कुछ भी बोल के चल सकते हैं क्या बिना नोटिस दिए हुए? इसलिए मैं इसको खंडन करता हूं और उसको एक्सपेल करना चाहिए और उनको माफी मांगना चाहिए। प्रियंका गांधी की आपत्तिजनक टिप्पणी पर एजुकेशन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने तो उन्हें संसद में तो घेरा ही। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसे चरित्र हनन बताते हुए प्रियंका गांधी से माफी मांगने को कहा, लेकिन प्रियंका गांधी ने सदन से बाहर निकलते ही कहा कि वो अपनी कही बात को प्रमाणित करेंगी। हमारे वर्तमान नए शिक्षा मंत्री को जो उन्होंने टिप्पणी की, कैरेक्टर असैसिनेशन है एक तरीके से संसद में, और इस तरीके के भाषा हम उम्मीद नहीं करते हैं। मैं इसमें प्रहलाद जोशी जी ने भी खुद कहा है, एक तो उन्होंने प्रियंका जी ने जो गलत बात कही है रिकॉर्ड पे, उसको रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। दूसरा इस तरह का भाषा का इस्तेमाल ना करें। अगर पूरा ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते हैं तो
मैं ये मानता हूं कि उनको क्षमा मांगना चाहिए सदन से। आई एम गोइंग टू अभी कर रही हूँ ऑथेंटिकेट, मैंने भेज दिया है। वीडियो है, एक वीडियो है सर। ना ये वीडियो है, वीडियो भी है उस समय का। चेयर को मैम डॉक्यूमेंट भी दिए थे। हाँ, मैं दूंगी और अच्छी तरह प्रॉपर प्रोसीजर से दूंगी। प्रहलाद जोशी ने जैसे ही शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला तब से कांग्रेस सवाल उठा रही है। प्रियंका गांधी अपने आरोपों को प्रमाणित करने का दावा कर रही हैं। राहुल गांधी भी खुलेआम कह रहे हैं कि किस तरह का शिक्षा मंत्री मोदी सरकार ने बना दिया है। The BJP puts a man who is a defender of rapists. That's the most filthy type of man. There can be no filthier man than somebody who says that rapists need protection. That is the education minister of India today. It's strange. प्रहलाद जोशी जी को हम लंबे समय से जानते हैं। इस तरह से बिना प्रामाणिक आधार के किसी भी संसद सदस्य पर आरोप नहीं लगाने चाहिए। हमारी संसद की परंपरा भी साफ है कि संसद में प्रियंका गांधी की टिप्पणी पर अब नया संग्राम छिड़ गया है। सत्ता पक्ष किसी हाल में इसे बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है और विपक्ष भी प्रहलाद जोशी को घेरने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तो बीते दिन लोकसभा में प्रियंका गांधी वाड्रा ने न केवल नए एजुकेशन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी के ऊपर सवाल खड़े किए, बल्कि उसी के साथ में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो कमेटी गठित की गई है उसके ऊपर भी गंभीर सवाल खड़े किए। टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदा नीलेकणी के नेतृत्व में बनी 6 सदस्यों वाली कमेटी में एक नाम IIT मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर वी कामकोटी का भी है, जिन पर प्रियंका गांधी ने तंज कसा और उन्हें गौमूत्र एक्सपर्ट बता दिया। सुनिए। नेताओं इस नई कमेटी में तो एक ex-IB चीफ, अरे बात फिर चिल्ल रही है, एक ex-IB चीफ, एक IT कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी? प्रोफेसर वी कामाकोटी जी के बारे में उन्होंने जो टिप्पणी की, कौन है प्रोफेसर वी कामाकोटी जी? हमारे फॉर्मर चेयरमैन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के। आरएसएस से होने का कोई गुनाह नहीं, अगर होंगे भी तो उनको गर्व होना चाहिए इस बात का कि आरएसएस के हैं। आप भी ज्वाइन कर लीजिए, आप भी ज्वाइन कर लीजिए, थोड़े संस्कार आ जाएंगे। IIT मद्रास की फैकल्टी थे 2001 से 2022 तक, PhD डिग्री उनकी कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में है। आपका पूरे परिवार की डिग्रियां भी जोड़ लें तो इनके बराबर नहीं हो पाएंगी। भाई बहन एक जैसे लगते हैं, एक ही वनस्पति पर हैं। जिसके इस्तेमाल के साथ दिमाग कई बार सही तरह से फंक्शन नहीं करता है और हो सकता है गौमूत्र इसको क्योर करे। और आज संत रविदास गुरु जी की जयंती है 650वीं, और उसी को लेकर खासा जो इंतजाम है, कार्यक्रम है, वो किए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि आज से बीजेपी का समरसता संकल्प अभियान का आगाज हो रहा है। आज से गुरु पूर्णिमा के मौके पर वाराणसी से इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। तो समरसता संकल्प अभियान का आगाज आज हो रहा है आज, क्योंकि गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के मौके पर ही वाराणसी से इस बड़े अभियान की शुरुआत होगी। दोनों डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद रहने वाले हैं। तो अभियान के जरिए यूपी में दलित वोटरों को साधने की कोशिश होगी। CM योगी बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन कार्यक्रम में शामिल होंगे। यूपी में लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने के लिए बीजेपी अब दलित वोटरों को साधने के मिशन पर जुट गई है, जिसके जरिए बीजेपी का मकसद अखिलेश यादव के PDA पॉलिटिक्स में सेंधमारी करने का है, ताकि विधानसभा चुनाव के वक्त पार्टी को इसका माइलेज मिल सके और वोट में तब्दील हो सके। इसी को देखते हुए बीजेपी ने बड़ा सियासी रोड मैप तैयार किया है। संत रविदास की जन्मस्थली वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर गांव में समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ होगा। गुरु पूर्णिमा की संध्या पर देश भर के मंदिरों में समरसता दीप महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। वहीं कलश वंदन अभियान के माध्यम से सीर गोवर्धनपुर की पवित्र मिट्टी भरी जाएगी। दीपदान सभा और 131 कलशों में पवित्र मिट्टी भरकर देश भर में सामाजिक समरसता का संदेश दिया जाएगा। कलश को प्रदेश, जिला, मंडल और गांव स्तर तक पहुंचाने की तैयारी है।
इसके जरिए बीजेपी करीब 21% दलित मतदाताओं तक पहुंच बनाने की रणनीति पर काम करेगी। दोपहर 3 बजे होने वाले मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम का दूरगामी प्रभाव पड़ेगा सामाजिक समरसता की दृष्टि से, सामाजिक एकता की दृष्टि से इसका दूर तक संदेश जाएगा और भारतीय जनता पार्टी समय समय पर कभी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा ये केवड़िया गुजरात में स्थापित करने का काम हुआ, कभी लोकमाता हिल्याबाई होलकर जी की 350वीं जन्म जयंती के अवसर पर, गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश वर्ष पर, ऐसे गुरु नानक जी की जयंती के अवसर पर ऐसे अनेक कार्यक्रम समय समय पर किए जाते रहे हैं और यह कार्यक्रम भी ऐतिहासिक है। इस कार्यक्रम को भी हम लोग सफलतापूर्वक संपन्न कराना चाहिए। यूपी चुनाव को देखते हुए बीजेपी संत रविदास पर बड़ी यात्रा भी निकालने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि पार्टी जालंधर के डेरा सचखंड बल्ला से वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर तक श्री गुरु रविदास महाराज समरसता यात्रा निकालेगी और देश भर के दलित वोटरों को अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। बात यूपी की राजनीति से जुड़ी हुई करते हैं, जहां बीजेपी दलित वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की नजर अब ब्राह्मण वोटरों पर है। दरअसल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्रा के नाम पर ब्राह्मणों को साधने की पूरी कोशिश करी है और पूरा बाकायदा ब्लू प्रिंट जो है वो भी कैसे तैयार कर लिया गया है, आपको दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी को यूपी में लगातार तीसरी बार हार का सामना न करना पड़े, इसके लिए पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अब बड़ा सियासी दांव खेलने की तैयारी में है। एक तरफ वो पीडीए पॉलिटिक्स के जरिए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को साधने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ ब्राह्मण वोटरों में पैठ बनाने के लिए राजनीतिक मोहरे चलने लगे हैं। इसके लिए अभी से बिसात बिछाई जा रही है। जनेश्वर मिश्र की जयंती यानी 5 अगस्त के दिन समाजवादी पार्टी जनेश्वर मिश्र स्मृति दिवस का आयोजन कर रही है। इसके जरिए एसपी सामाजिक समावेश का संदेश देने की तैयारी में है। सपा इस कार्यक्रम के बहाने सूबे के करीब 14% ब्राह्मणों को साधने की कोशिश में है। राज्य की लगभग 115 विधानसभा सीटों पर इस समाज के मतदाताओं का अच्छा प्रभाव और निर्णायक असर माना जाता है और अवध पूर्वांचल के कई जिलों में इनकी संख्या और प्रभाव अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक है, जो जीत हार में काफी मायने रखती है। ऐसे में अखिलेश यादव की पूरी कोशिश ब्राह्मण वोटरों को अपने पक्ष में करने की है, ताकि 2027 में जीत का स्वाद चख सकें और जीत की चाबी सौंप दें। इसमें किसी को जोड़ने की बात नहीं है। हम अपने उन महापुरुषों को सदैव याद करते हैं, कोई चुनावी याद नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सदैव नेताजी, आदरणीय शिवपाल जी, सभी लोग लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क में इकट्ठा होते हैं। इस बार समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण नेताओं ने उसको अपनी तरफ से कुछ और बड़ा करने का प्रयास किया, इसके लिए उनका आभार, धन्यवाद। समाजवादी पार्टी परिवर्तन की बात करती है, समाजवादी पार्टी हक अधिकार की बात करती है, समाजवादी पार्टी चुनावी बात नहीं करती है। हमारे लिए जैसे ब्राह्मण है, वैसे दलित है, वैसे पिछड़ा है, वैसे अल्पसंख्यक है और वैसे आदित्यनाथ जी की भी जाति वाले लोग ही हैं। वो समय की बात है कि वो आज अत्याचार कर रहे हैं, कभी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में रह के लोगों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ते थे। वहीं बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के जनेश्वर मिश्र स्मृति दिवस कार्यक्रम को लेकर तीखा हमला बोला है। बीजेपी ने कहा कि समाजवादी पार्टी का किसी भी जाति से कोई लेना देना नहीं है। अखिलेश यादव का मकसद सिर्फ अपने परिवार को बढ़ाना है, लेकिन यूपी की जनता सब जानती है और वो जातिवाद से ऊपर उठ चुकी है। सच तो ये है कि समाजवादी पार्टी अपने परिवार के अलावा किसी की नहीं। उनका जो ये नारा है पीडीए, उसमें स्पष्ट रूप से एक ही बात है, पार्टी ऑफ डिंपल एंड अखिलेश, बस। तो ये जितने भी जातियों के बैठकें कर लें या अलग अलग समुदायों की बैठक कर लें, लेकिन समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र परिवारवादी है, अवसरवादी है, सांप्रदायिकतावादी है और उत्तर प्रदेश को लूटने खसोटने वाला है।
इसलिए ये चाहे जितने जातीय सम्मेलन कर लें, इनकी जाति और जमात की राजनीति उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश अब समीकरण, तुष्टीकरण, वशीकरण, ध्रुवीकरण, जितने भी करण और कारण हैं, उनसे ऊपर निकल चुका है। उत्तर प्रदेश के आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख ने अपने पीडीए अल्पसंख्यकों फॉर्मूले के साथ साथ ब्राह्मण कार्ड की नई सियासी बिसात बिछाई है। इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य बीजेपी के पारंपरिक सवर्ण वोट बैंक में सेंध लगाना है। कॉकरोच जनता पार्टी ने अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में बड़े प्रोटेस्ट को अंजाम दिया। उसके बाद में कई सारे स्टूडेंट्स ने, जिन्होंने बिहार में प्रोटेस्ट किया था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब रिलीज हुआ तो उसमें लगातार जो रिहाई की प्रक्रिया है वो आज भी जारी रहने वाली है, जिन स्टूडेंट को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट किया जाना है, विरोध में जो लाठीचार्ज किया गया था उसके, और बिहार में इस कॉल को बुलाया गया है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव बेउर जेल से रिहा हो गए हैं। 25 जुलाई को तेज प्रताप की गिरफ्तारी हुई थी। उन पर बिहार बंद के दौरान अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा था। पटना में प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए बाकी छात्रों की रिहाई प्रक्रिया जारी है। आज ज्यादा से ज्यादा छात्र रिहा किए जाएंगे। बिहार सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर साफ कर दिया है कि 26 जुलाई शाम 6 बजे से पहले दर्ज सभी एफआईआर वापस ली जाएंगी और गिरफ्तार छात्रों को रिहा किया जाएगा। ये फैसला छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखकर लिया गया है। कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। उधर कांग्रेस आज छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में पूरे बिहार में प्रदर्शन करेगी। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मामले की न्यायिक जांच की मांग की है और आरजेडी की सरकार आने पर छात्र आंदोलन में घायल छात्रों और युवाओं को जेपी सेनानियों की तर्ज पर पेंशन देने का ऐलान किया है। अभी भी हम न्यायिक जांच की मांग करते हैं जो AK-47 की है, और जिस प्रकार से जेपी आंदोलन के समय जिन लोगों को अभी भी सरकार पेंशन देती है, हम लोगों का भविष्य में अगर सरकार बनेगी तो जो छात्र जो गिरफ्तार हुए उन लोगों को भी हम लोग पेंशन की व्यवस्था इस आंदोलन में कराने का काम करेंगे। कुल मिलाकर बिहार में भी छात्र प्रदर्शन के दौरान हिंसा को लेकर सियासत पूरी तरह गर्म है। विपक्ष सम्राट सरकार को आड़े हाथ ले रहा है।